अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ था ये पूछे वन बाय वन व्हाट यू वांट टू आस्क। मैम मैंने एड ड्रॉप किया था रजिस्ट्रेशन जब हमारी हो रही थी, लेकिन मुझे अभी भी आपका लिंक नहीं मिलता क्लास का। यस मैम, अब मुझे भी लिंक प्रॉब्लम नहीं मिल रहा। आपका लास्ट क्लास में मैंने इसी वजह से नहीं ली थी कि मेरे पास लिंक नहीं था। मैंने आपको ईमेल भी की थी। मैम मुझे तो फर्स्ट देखो डे से ही नहीं लिंक मिल रहा है। अच्छा ठीक है जी, अब आप लोगों की इस सेक्शन में एंट्री हो चुकी है। तो मैम मैं इस सेक्शन में नहीं हूँ, मेरा सेक्शन 8 AM वाला है। मेरा इसमें ना फार्मा 1 का लेक्चर होता है 9:30 वाला। तो मैम प्लीज़ मुझे 8 AM वाला लिंक भेज दिया करें। मैं ये वाला क्लास कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी देखो मेरी एक 9:30 बात ऑलरेडी। सुनो, लिसन, तो आपका अगर ये आ रहा है क्लास तो आपने ये बताया नहीं उनको। नो नो मैम, मेरा क्लैश फिर तो नहीं आपका है। बैच ही चेंज होगा। नो मैम, मेरा क्लैश क्लास नहीं नहीं है। फिर क्या मसला? मुझे
मुझे ना लिंक आपकी 9:30 वाली क्लास का आता है शुरू से, क्योंकि मेरा ये रजिस्टर्ड था। जब मैंने रजिस्ट्रेशन ऐड एंड ड्रॉप किया तो उसके बाद दूसरा 8 AM वाला क्लास ज्वाइन किया आपका, तो मेरे टाइम टेबल में वही है, लेकिन मुझे लिंक नहीं आ रहा, उसका लिस्ट ही नहीं अपडेटेड। चलिए, अब जो लिस्ट अपडेट होगी है ना, मैंने लास्ट टाइम देखी थी, अभी इसमें कुछ फ्यू स्टूडेंट्स ऐड होने वाले थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई मीन टू से वेटेड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ऐड ऑन हो जाएं, सो एक ही दफ़ा मैं लिस्ट अपडेट कर दूँ, ठीक है। मैम आई विल अपडेट द लिस्ट टुडे, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह सबको टाइम पे लिंक मिल जाएगा, क्योंकि लिस्ट अपडेट हो जाएगी। क्योंकि ऐड ड्रॉप की एक्सटेंशन आ गई थी ना, फिर मैंने कहा मल्टीपल टाइम्स उसको चेंज करने से बेटर है कि एक ही दफ़ा उसको चेंज किया जाए, 5 ठीक है। लेक्चर्स हुए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो होता है। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। आप लोग की शुरू की लेक्चर्स की अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है मैम, स्टार्ट करो। चलो जी, मैं जस्ट वेटिंग कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलें, अच्छा जी, लास्ट टाइम वी हैव डन, हु इज गोइंग टू जस्ट टेल मी द रिव्यू कि क्या किया था हमने लास्ट टाइम। मैम मैं बताऊँ? जी जी श्योर। मैम हमने लास्ट टाइम किया था फ्री रेडिकल की वजह से जो सेल इंजरी होती है, और केमिकल मेडिएटेड सेल इंजरी होती है, और उसके बाद आपने हमें बताया था सेल की जो टाइप्स हैं, एपोप्टोसिस के बारे में बताया था, और नेक्रोसिस हम पढ़ रहे थे, उसका सारा मतलब मैकेनिज्म, कॉज और क्या क्या उसका ठीक है, गुड। प्रोसेस है। मीन टू से वी हैव स्टार्टेड द सेल डेथ, ठीक है। बेसिक्स यस आपने ये याद रखनी है कि व्हेनेवर द सेल इज एक्चुअली गोइंग टू हैव डैमेज बाय द प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। कोई भी इंजूरियस स्टिमुलस जब सेल को इफेक्ट करेगा, द सेल इज गोइंग टू हैव सेल डेथ। अगर वो जो है उसके अंदर इतना डैमेज आ गया है कि वो सेल सर्वाइव नहीं कर रहा, इतना चेंज आ गया है, इरिवर्सिबल चेंजेस आ गए हैं सेल में, तो फाइनली सेल इज गोइंग टू डाई बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। फाइनली जब सेल जो है वो इसमें इरिवर्सिबल चेंज आ जाएगा एंड सेल इज गोइंग टू डाई, the death of the cell is going to occur by the process of necrosis or apoptosis, एपोप्टोसिस। ठीक है। अब एपोप्टोसिस जो है उसके बारे में डिटेल में आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज हमने नेक्रोसिस की डिटेल करनी है, नेक्रोसिस की टाइप्स हमने स्टडी करनी है, ठीक है। ठीक है मैम। तो नेक्रोसिस जो है, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेल डेथ व्हिच इज गोइंग टू रिजल्ट व्हेन देयर इज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल चेंज गोइंग ऑन बाय सम ऑफ द इंजूरियस स्टिमुलस टू द सेल, ठीक है। कोई इंजूरियस स्टिमुलस जिसने सेल में इरिवर्सिबल चेंज कॉज कर दिया एंड फाइनली द सेल इज गोइंग टू डाई बाय द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। अब नेक्रोसिस में होता क्या है कि दैट देयर इज गोइंग टू बी सेल लाइसिस, यानी सेल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं। फाइनली जब इरिवर्सिबल चेंज आता है सेल के अंदर, the cell membrane or along with that the organelles membrane is going to be destroyed. This is going to release of these destructive enzymes and finally the totally cell is going to be lysed, ठीक है। इस तरह की सेल डेथ जिसमें टोटली सेल लाइस हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है। तो नेक्रोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डेथ व्हिच इज गोइंग टू बी associated with the loss of cell membrane integrity and the leakage of the cellular contents, which is going to result because of the action of these degradative enzymes जो कि रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ लीथली इंजर्ड सेल में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से रिलीज होते हैं, फाइनली द सेल इज गोइंग टू हैव सेल डेथ, ठीक है। अब ये डेफिनेशन जो है नेक्रोसिस की, आपने इसको ऐसे ही मेमोराइज करना है, ठीक है जी। और कॉजेज क्या क्या है नेक्रोसिस की? इस्कीमिया की वजह से हो सकती है सेल डेथ, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, या इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो मैम ये सकती है। पढ़ी। जी दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन, ठीक है। ठीक है। जल्दी जल्दी से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि सेल डेथ की कॉजेज क्या हो सकती हैं।
नेक्स्ट हमने क्या था कि जी मैकेनिज्म क्या नेक्रोसिस का, जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस। इसमें सेल डेथ का सारा जो सीक्वेंस है वो हमने बताना है कि इनिशियली सेल स्वेल हो जाता है, जिसे हम ऑनकोसिस बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर इज गोइंग टू बी प्रोसेस ऑफ ब्लेबिंग, ठीक है, सेल की आउट पॉकेटिंग्स बन जाती हैं। फिर वहाँ पे सेल स्वेल हो गया है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हैज बीन स्टॉप्ड, ठीक है। फाइनली सेल मेम्ब्रेन में इतना डैमेज हो जाता है कि उसकी इंटेग्रिटी टोटल लॉस हो जाती है, सेल कंटेंट्स लीक आउट कर जाते हैं। न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती हैं उसमें ये है कि न्यूक्लियस जो है इट हैज वो केरियोरेक्सिस, यानी क्लम्पिंग हो जाती है न्यूक्लियर मटेरियल की। और सेल में और क्या चेंज आ सकता है, इट कैन हैव पिक्नोसिस, यानी सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, स्मॉल साइज का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है, उसे हम पिक्नोसिस बोलते हैं। और द सेल कैन हैव केरियोलाइसिस, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए मटेरियल फाइनली हो जाता है, और सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व आउट हो जाता है विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम केरियोलाइसिस बोलते हैं। और फाइनली सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है और लीकेज हो जाती है सेल कंटेंट्स की, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि ये देखो, ये जब सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। यानी इन्फ्लेमेटरी सेल जो है हमारी बॉडी के, जो जो इन्फ्लेमेशन है बेसिकली हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसका काम क्या है कि वो जिस एरिया में भी नेक्रोसिस या डाइंग डेड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनको जाके उन्होंने वहां से रिमूव करना है, ठीक है। and then finally they are going to start the process of healing there, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जब भी नेक्रोसिस का प्रोसेस होगा उसके सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होगा। और इन्फ्लेमेटरी सेल जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस उस एरिया में जाते हैं और जाके वहाँ पे डेड डाइंग टिश्यू को रिमूव करते हैं, एंड फाइनली फिर मैक्रोफेजेस उन डेड डाइंग टिश्यूज को ईट अप कर लेते हैं और फिर प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, वो मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और फिर हमने जब इनमें देन वी हैव डन द कि क्या अंडर माइक्रोस्कोप हमें चेंजेस क्या नजर आएंगे इन द सेल्स व्हिच आर गोइंग टू हैव द नेक्रोसिस, ठीक है। तो हमने साइटोप्लाज्म में बोला था कि इओसिनोफिलिया ज्यादा हो जाएगा और बेसोफिलिया डिक्रीज हो जाएगा, फाइनली वैक्यूलेटेड अपीयरेंस आएगी बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनेली, जिसे हम मॉथ ईटन अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमें पिक्नोसिस, केरियोलाइसिस या केरियोरेक्सिस नजर आएगा अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और जब हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात की थी तो देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि उस एरिया में हमें डेड डाइंग टिश्यू, अगर आप इस डायग्राम में भी देखो सेंटर में डेड डाइंग नेक्रोटिक टिश्यू नजर आ रहा है, और वहाँ पे सराउंडिंग में हमें इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नजर आएगा और वो एरिया जो रेड अपेयर होगा सराउंडिंग इन्फ्लेम्ड एरिया होगा, ठीक है। एंड देयर इज गोइंग टू बी सोपी अपीयरेंस नजर आ सकती है हमें, और सोपी अपीयरेंस की होती है कि जो कैल्शियम आयंस हैं जो कैल्शियम होता है वो बाइंड कर देता है विद द फैटी एसिड्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द membranes, ठीक है। so this results in the formation of calcium soaps over there, ठीक है। और माइलिन फिगर्स नजर आते हैं, व्हाट आर द माइलिन फिगर, जो कि हमें अंडर माइक्रोस्कोप नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रादर। और माइलिन फिगर्स होते क्या है कि दे आर एक्चुअली द वर्ल्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव जो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल्स की, दे आर एक्चुअली अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन फिगर, ठीक है। माइलिन फिगर क्या होता है कि जो प्रोटीन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के जो कैन से पीसेस रह गए हैं, दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स इन दैट एरिया, ठीक है। so this is actually called as myelin figure. Now you can see in this diagram again कि जो डेथ हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस वो कैसे हो रही है, सेल जो है वो पहले अपनी शेप चेंज कर लेता है, सोलन हो जाता है, देन फाइनली न्यूक्लियस भी डिसरप्ट हो गया, सारे ऑर्गेनेली डिसरप्ट हो गए हैं, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई है, लीकेज हो गया है सारे सेल कंटेंट्स का इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। So what is finally the fate of these necrotic cells which has been destroyed?
So what finally is going to be done, that these cells are going to be replaced by either myelin figure, or myelin figure अभी मैंने बताया कि what is myelin figure. This is actually the walls of the membranes. ठीक है, with these myelin figures are actually later on phagocytized by the phagocytic cells. ठीक है, or what can happen is going to be that these you can say जो आपके destroying और जो dying cells हैं, later on they are going to become calcified. ठीक है, या जो fatty acids release हुए हैं by the destruction of the membrane of these cells, this is going to later on bind with the calcium, and this is going to result in the calcification of these dying or dead cells. ठीक है, is it clear to all of you that what is the fate of these necrotic cells? Okay, they are either phagocytized by the phagocytic cells, for example macrophages, or क्या हो सकता है that they are going to be become calcified. ठीक है, these are the two fates of these dead or dying cells. ठीक है जी, now what is the basic topic which we are going to cover today is going to be the types of necrosis. Okay, what are the different types of necrosis? ठीक है, so types of necrosis are going to be the coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous necrosis, fat necrosis, and the fibrinoid necrosis. These are the 5 distinct types, subtypes of your necrosis. Right, so one by one we are going to do that. What is the coagulative necrosis? The coagulative necrosis, this is a form of necrosis in which the tissue architecture is going to be preserved for few days after the process of necrosis, and this is typically seen in the process of cell death caused by ischemia. ठीक है, for example, इसकी example क्या है कि अगर heart में myocardial infarction की वजह से the part of the heart has become dead because of ischemia, क्योंकि अगर blood flow जो है वो heart से compromise हो गया तो coronary blood vessel block हो गई है, and this has resulted in the ischemia of the you can say the muscles of the heart. But if you are going to see immediately, if that person, if God forbid, has died because of this massive myocardial infarction, and you are going to see the tissue of the myocardium under microscope, that you can see that the tissue architecture is still maintained. ठीक है, यानी आपको myocardial cells वैसे अभी नजर आ रहे हैं, but this is actually has resulted because of the coagulation of the proteins present within these myocardial cells. ठीक है, उनकी coagulation हो जाती है, as a result of which the structure of the tissue is going to be maintained for few days. ठीक है, but later on ये dying जो dead cells होंगे, they are going to be digest out by the action of digestive enzymes. ठीक है, या degradative enzymes, और ये phagocytized हो जाएंगे या calcified हो जाएंगे. ठीक है जी, बट इनिशियली जो आपकी coagulative necrosis होती है उसमें जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है, दिस इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड. फॉर एग्जांपल, ये अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो नॉर्मल स्ट्राइएटेड मसल जो हार्ट के हैं वो आपको नजर आएंगे लाइक दिस. ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं हार्ट के, लेकिन जब डाई हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू स्टिल हैव द अपीयरेंस जस्ट लाइक द स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी सेम, बट द प्रोटीन्स which are present within these muscle cells, they have become coagulated. ठीक है, as a result of which उसका जो structure है वो वहाँ पे freeze हो गया है, and this is going to stay there for few days. Later on they are going to be, you can say, digest out by the action of destructive enzymes and phagocytized. ठीक है, और या calcified हो जाएगा. ठीक है जी, so you can see again coagulative necrosis में heart के muscles है, ये cut section है उसका, ये longitudinal section था which you have seen over here, and this is the cut section. तो जो cardiac muscles हैं उनका cut section है, you can see over here कि nuclei भी नजर आ रहे हैं और cells भी नजर आ रहे हैं. ठीक है जी, initially इनका structure जो है उनके proteins की coagulation की वजह से freeze out हो गया है, and you can still see the structure. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो
ऑर्गन है जिसमें आपकी दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है, दिस इज गोइंग टू बी योर किडनी, ठीक है। तो किडनी में भी अगर इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस का प्रोसेस हो रहा है, दिस इज आल्सो गोइंग टू रिजल्ट इन द टाइप ऑफ नेक्रोसिस व्हिच इज कॉल्ड एज कोagulative नेक्रोसिस, ठीक है। तो नॉर्मल किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो ग्लोमेरुलस नजर आ रहे हैं, ट्यूब्यूल्स के कट सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली in the same kidney tissue अगर वो डाई हो गई है by the process of necrosis और coagulative necrosis है, और इसी में you can still see here कि आपको जो है ग्लोमेरुलस भी नजर आ रहा है और ट्यूब्यूल्स के कट सेक्शंस भी नजर आ रहे हैं, इसमें ट्यूब्यूल्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द कोagulation ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द सेल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है फ्यू डेज के लिए मेंटेन रहता है, लेटर ऑन दिस इज गोइंग टू बी removed, ठीक है, by the destructive action of the enzymes as or they can have the calcification over there, ठीक है। So this type of necrosis in which the tissue architecture is going to be maintained for few days is called as coagulative necrosis, and this is actually going to result because of the coagulation of the proteins which is present within these cells, and this type of necrosis typically result from ischemia. What is ischemia? Ischemia is actually loss of blood flow, ठीक है। So typically in the organs, solid organs जो हमारी body के, except for the brain like heart, kidney and spleen, they whenever they are affected by the process of ischemia, they are going to have a coagulative necrosis, ठीक है। But in the brain cell, whenever the ischemia is going to be there is no more coagulative necrosis, but rather it is going to have a other type of necrosis which is liquefactive necrosis. This is actually because the brain cells are going to have the digestive enzymes in them, okay? So whenever they are going to die by the process of ischemia, the digestive enzymes are going to lead to the you can say the destruction of these brain cells, which is going to result in the formation of a liquid material over there, okay? So that's why the brain cells, when they are going to have cell death by the process of ischemia, they are going to have a liquefactive necrosis. But in the cardiac muscles, in the kidney and in the spleen, when these organs are going to have ischemia and the tissue death is going to occur over there, they are going to have a distinct pattern of necrosis which is called as coagulative necrosis, in which there is going to be coagulation of intracellular proteins occurring because of the lack of you can say blood flow into that area, ठीक है। तो जब सेल डेथ होती है तो उसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं विद इन द सेल, दे हैव बिकम coagulated, and the architecture or the tissue structure is going to be maintained for a few days. क्लास आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा जी, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो coagulative type of necrosis है, what is going to happen in this, that
the tissue architecture is still preserved for few days. ठीक है, and this typically is going to result because of ischemia of these solid organs in our body. ठीक है, is it clear to all of you this type of necrosis which is called as coagulative necrosis? ठीक है, the other type of necrosis is going to be your liquefactive necrosis. अब liquefactive necrosis होती है, this is going to result typically because of the bacterial or the fungal infections in which there is going to be the microorganism which are going to stimulate the process of inflammation in that area. ठीक है, जब भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे. इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर गोइंग टू रिलीज द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स ओवर देयर which is going to result in the liquefaction or the digestion of the surrounding tissue. ठीक है, destruction हो जाएगी surrounding tissue की and there is going to be formation of a liquid material over there. ठीक है, this type of necrosis is actually called as your liquefactive necrosis. ब्रेन में भी जो ischemia की वजह से type of necrosis होती है, this is liquefactive necrosis and this is actually going to result because of the release of the destructive enzymes from the brain cells. ठीक है, which lead to the destruction of that area. ठीक है, liquefaction of that area. तो area जो होता है, this is going to become change into the liquid material because of the release of these destructive enzymes. And the other example is of liquefactive necrosis is going to be the bacterial infection. For example, body में अगर abscess कहीं बनती है, which is going to result because of the bacterial infection. So bacteria क्या करते हैं? They are going to lead to the stimulation of inflammatory response in the body. ठीक है, और जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे उस एरिया में और वहां पे आके व्हाट दे आर गोइंग दीज इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू लीड टू द रिलीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स ओवर देयर. ठीक है, जो कि सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वहां पे लोकल डिस्ट्रक्शन की वजह से देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ पस ओवर देयर. ठीक है, so this type of necrosis which is in which we can see the presence of you can say liquid like material in that area of destruction, we call it as a liquefactive necrosis. ठीक है, now the third type of necrosis which is called as gangrenous necrosis. ठीक है, अब gangrenous necrosis है, this is actually you can say subtype है और you can say distinct pattern है जो कि हम coagulative necrosis के लिए use करते हैं, especially in the diabetic patients जहाँ पे lower limbs में mostly जो tissues हैं they are going to become devoid of blood flow. ठीक है, and they are going to have cell death and later on the area is actually going to appear black in color. ठीक है, so we usually use this term for that area or the part of the body which has become dead by the process of coagulative necrosis and it because of the loss of blood flow to that area and it appears black in color. ठीक है, so we are going to call it as a gangrenous necrosis. ठीक है, so have you ever seen a foot of a diabetic patient which is actually going to appear black, or the leg of a patient who is actually devoid of the blood flow? ठीक है, and because of the process of atherosclerosis the blood flow to that area is actually compromised और उस compromised blood flow की वजह से that area is going to have cell death by the process of necrosis. ठीक है, अब ये जो part है this is actually going to have a coagulative necrosis, लेकिन चूंकि ये black appearance है और इसकी distinct clinical appearance की वजह से we have given it a name of gangrenous necrosis. ठीक है, क्योंकि ये area जो है वो black नजर आता है, so that's why we are going to call it as a gangrenous necrosis. और actually reason behind क्या है? compromised blood flow. ठीक है, अब ये जो gangrenous necrosis है इसकी further subtypes हैं, the wet gangrene, the dry gangrene and the gas gangrene. अच्छा, ये जो dead और dying black tissue है when it is going to have superimposed bacterial infection. ठीक है, when it is going to have a superimposed bacterial infection then in that area there is going to be you can say liquefaction भी start हो जाएगी, यानी कि वो जो dead gangrenous area था जो कि initially जिसमें coagulative necrosis थी उसमें super added bacterial infection की वजह से tissue destruction का process start हो गया है
या अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो गैंग्रीन हुआ है, ठीक है, अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गैंग्रीन होता है, so this is going to result in a stagnation of the blood into that area, ठीक है, and this is type of the gangrene is actually going to be called as a wet gangrene, ठीक है, क्योंकि इसमें tissues होते हैं वो moist appearance के होते हैं. Similarly, a patient who has got the bed sores, तो बेड सोर्स में क्या होता है कि ब्लड फ्लो बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस सेम जो लाइन पोजीशन होती है पेशेंट की, प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो टू दैट एरिया इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, उसे हम प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है उस एरिया में, सो दिस इज एक्चुअली इज गोइंग टू रिजल्ट इन द यू कैन से इस्कीमिया ऑफ दैट एरिया, और फिर इस्कीमिया के ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो जाता है, so that patient is actually going to have the bed sores, ठीक है. और फाइनली अगर वो गैंग्रीन जो है उस आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, दिस इज एक्चुअली इज नॉट सुपर एडेड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो टिश्यू जो होगा दैट इज जस्ट गोइंग टू अपीयर ब्लैक इन कलर, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ, और वो ड्राई और ब्लैक होगा, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ ड्राई गैंग्रीन, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो रेनॉल्ड्स डिजीज होती है, रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या होता है, देयर इज गोइंग टू बी द स्पाज्म ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज का स्पाज्म हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ द ब्लड फ्लो टू दैट एरिया, एंड दैट एरिया कैन हैव अ gangrene, ठीक है, और you can say that area is going to have a necrosis, and this is going to appear dry, ठीक है, dry dead black tissue, so we are going to call it as a dry gangrene, ठीक है. Similarly, अगर किसी बॉडी के पार्ट में ट्रॉमा हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से ब्लड फ्लो या आर्टीरियल सप्लाई टू दैट एरिया दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, लॉस हो गई है, तो वो एरिया जो होगा वो ब्लैक अपेयर होगा. कभी आपने देखा है फुट के ऊपर अगर सपोज आपको ट्रॉमा हो जाए और आपका फुट जो अगर कहीं हार्डली हिट हुआ है, तो आपका जो नेल होता है दैट इज गोइंग टू टर्न ब्लैक एंड लेटर ऑन दिस इज गोइंग टू शट ऑफ, ऐसा होता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा की वजह से देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू दैट एरिया, अगर वो जो वेसल है वो डैमेज होगी और ब्लड फ्लो उस एरिया का कॉम्प्रोमाइज हो गया, देन दैट टिश्यू इज गोइंग टू हैव सेल डेथ, ठीक है, by the process of gangrene, or sorry, by the process of necrosis, and now that cell is actually going to die, ठीक है. लेकिन सुपर एडेड चूंकि वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, so this area is going to appear dry dead black. So this type of gangrene is actually going to be called as a dry gangrene, ठीक है. तो ये हमें कब कब नजर आते हैं, रेनॉल्ड्स डिजीज में हो सकता है, ट्रॉमा के केसेस में हो सकता है, या थ्रोम्बोएजिनाइटिस ऑब्लिटरेंस डिजीज है जिसमें वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, ठीक है जी. सो ड्राई गैंग्रीन जो है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इज गोइंग टू अपीयर लाइक के टिश्यू का आर्किटेक्चर जो मेंटेन है, बट इट हैज टर्न्ड ब्लैक इन कलर, ठीक है जी. While in the wet gangrene, which is going to result either because of the obliteration of the venous drainage of any organ, ठीक है, for example intestine में अगर venous drainage block हो गई है and this has resulted in the gangrene of this intestine, this is going to appear wet, or any tissue which has got the super added bacterial infection, ठीक है, आफ्टर यू कैन से कि इनिशियली वहाँ पे ड्राई गैंग्रीन बना लेकिन लेटर ऑन उसके ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, देन दैट एरिया इज गोइंग टू अपीयर वेट, ठीक है. फॉर एग्जांपल पस इसकी एग्जांपल है, अगर डायबिटिक फुट जो है उसमें लेटर ऑन सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे सारी वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होने की वजह से दैट एरिया हैज टर्न्ड इनटू अ you can say liquefied material, so that is an example of a wet gangrene, ठीक है जी. And finally there is going to be third type of gangrene which is called as a gas gangrene, which is caused by the Clostridium perfringens, ठीक है. This is a specific type of gram positive anaerobic bacteria जो कि टिश्यूज के अंदर अगर इस्कीमिया के बाद लेटर ऑन ये ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करता है तो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस करता है, एंड दिस टाइप ऑफ गैंग्रीन इज कॉल्ड एज अ गैस गैंग्रीन बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द टिश्यू, ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी 3 सब टाइप्स ऑफ गैंग्रीन
the dry gangrene, the wet gangrene and the gas gangrene. अब gangrene है क्या? This is actually a subtype or you can say a type of necrosis है, coagulative necrosis की ही type है, जिसमें there is going to be, okay Manur, I'm going to ask you, अच्छा, what is going to happen in this gangrenous necrosis कि जो आपका जो टिश्यू है जो कि डेड हो गया है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से, दिस इज गोइंग टू अपीयर ब्लैक इन कलर. So basically, this is the clinical term which we are going to use for the dead and the dying tissues. ठीक है, हाँ जी पूछिए, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है मुझसे? मैंने पूछना था कि आपने वेट गैंग्रीन की हमें 2 पिक्चर्स दिखाई हैं, तो मैम आपने ड्राई गैंग्रीन में कहा था कि हमें वहाँ पे ब्लैकिश सा सारा जो है ना वो पार्ट आपको ये दिखेगा. बताया कि वेट गैंग्रीन वो तब बनेगा जब वो डाइंग जो लिक्विफाई ब्लैक टिश्यू है उसके ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा and there is going to be formation of liquefied material in that tissue. यस मैम पहले उसमें कोगुलेटिव था, उसके बाद लिक्विफाई हो हाँ जाएगा ना, जी, जिस वजह से वो लिक्विफाई हो जाएगा बैक्टीरियल बिकॉज ऑफ स्टेज आ सुपर जाएगा. एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से. मैम मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे. मैम जी. आपने लास्ट ना कोगुलेटिव हार्ट के बारे में बताया हमें, तो मैम वहाँ पे ना वैसे ही एक मैंने आया मेरे जहन में डाउट कि मैंने ना मैम लास्ट लेक्चर में ना मेन प्रिंसिपल्स में पढ़ा था सेल इंजरी में कि हम लोग के जब कॉन्सिक्वेंसेज में जो हम लोग के लेग के स्ट्राइडेड मसल होते हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज होके उसके रेस्ट पे और प्रिजर्व हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था नोट सो द स्ट्राइडेड मसल ऑफ हार्ट. तो मैम उसमें कोगुलेटिव में थोड़ा इस तरह का था, लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ था कि वो प्रिजर्व हो जाते हैं. अच्छा लिसन, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई. मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था ना स्ट्राइएटेड मसल्स लेग के और हार्ट के, उसमें उस वक्त जो डिस्कशन हुई थी दैट वाज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हर टिश्यू की जो बेरेंस लेवल है टू इस्कीमिया वो डिफरेंट होता है. ठीक है, यस मैम. जैसे हार्ट के मसल्स है कॉन्टिन्यूस इन एक्शन है, आपका हार्ट कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यस ऐसे ही है. यस ठीक है, मैम. as a result of which when your heart muscles are continuously in action, they need a continuous flow of oxygen and the blood, obviously nutrients भी required है और oxygen भी required है. ठीक है, लेकिन अगर striated muscles हैं वो voluntary muscle, अगर आप resting state में है तो वो muscles contract नहीं कर रहे हैं. ठीक है, when you start moving these muscles start contraction. तो जो रिक्वायरमेंट है कार्डियक मसल्स की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द striated muscles of your leg. वो इस्कीमिया को बेयर कर लेंगे फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू योर कार्डियक मसल्स. अगर कार्डियक मसल्स को ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होती है, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे आर गोइंग टू डाई. ठीक है, लेकिन जो लेग के striated मसल्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव दिस लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू सम एक्सटेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की लेग की कोई सर्जरी हो रही होती है, लेग में अगर सपोज किसी का फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर की वजह से कोई आपको प्लेट्स डालनी पड़ रही है या कोई नेल्स डालने पड़ रहे हैं टू जॉइन दैट फ्रैक्चर, तो वहाँ पे उस एरिया में ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्निके टाई कर देते हैं. यानी उस एरिया लेग की सराउंडिंग में कोई बैंड टाइटली टाई कर देते हैं ताकि जो ब्लड लॉस है वो कम से कम हो. ठीक है, अब जब हम उसको टाइटली टाई करेंगे तो ब्लड फ्लो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया striated muscles का, तो शुड दे डाई इमीडिएटली. अगर ऐसा होता तो हम क्यों टाई करते, बट रादर दी जो striated मसल्स होते हैं वो इस्कीमिया को बेयर कर लेते हैं फॉर सम टाइम पीरियड. ठीक है, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इन एक्शन है तो दे कैन नॉट बेयर इस्कीमिया. मैम ये जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है हार्ट में वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिजर्व हो जाते हैं, तो मैम उसमें वो फॉर जस्ट थोड़ी देर के लिए वो होते होंगे, मैं आपको जैसे बता आपने रही हूँ कि बताया नेक्रोसिस जब होती है कार्डियक मसल्स में, तो वो जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है जिसमें उनका आर्किटेक्चर प्रिजर्व हो जाता है फॉर फ्यू डेज. यस मैम ठीक है. लेटर ऑन दैट इज नॉट मीन टू से कि वो आर्किटेक्चर हमेशा नहीं प्रिजर्व रहेगा, लेटर ऑन वो कैल्सिफाइड हो जाता है यस मैम. या डाइजेस्ट आउट हो जाता है, लेकिन फ्यू डेज के लिए दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड. ठीक है मैम जब वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है तो तब वो हम लोगों की कौन सी सिचुएशन होती है, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही होता है हमारा? हाँ जी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ठीक है मैम, थैंक यू. नेक्रोसिस क्या है, डेथ ऑफ टिश्यू है. ठीक है, यस मैम. तो जब हो जाएंगे तो दे आर गोइंग टू हैव जो कार्डियक मसल्स है उसमें जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, जिसमें
जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स हैं they are going to have coagulation, ठीक है, as a result of which the structure of the cells is going to be maintained for few days, but later on this is going to be either have calcification or digestive degradation, ठीक है यस मैम। जी। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी और ने भी हैंड रेज किया था। अच्छा, जो सेकंड टाइप की नेक्रोसिस हमने की है दैट वाज योर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब जो लिक्विफेक्टिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस है इसमें क्या होगा कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा, द सेल्स आर गोइंग टू हैव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, टोटली लाइज हो जाएंगे सेल, और जब भी सेल लाइज हो रहे होंगे उनके सराउंडिंग में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, जो वहां पे आएंगे तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, the leukocytes are going to release the destructive enzymes in that mean to say in that area of inflammation, ठीक है, ताकि वो बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है ल्यूकोसाइट्स का, कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया आया है या जो फंगस वहाँ पे प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करना है उन्होंने। तो जब वो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो वहाँ पे नॉर्मल टिश्यू के सेल्स होंगे वो भी तो डिस्ट्रॉय होंगे ना उनके साथ, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ liquid material over that area because of the tissue destruction, ठीक है। So as a result of which there is going to be formation of pus in that area। अब pus होती क्या है, they are the dead, जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं वही होती है pus, ठीक है, और वो जो ल्यूकोसाइट्स ड्यूरिंग ऑल दिस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डाई हो जाते हैं, they are going to appear in the form of pus, और उसमें pus cells के साथ साथ जो नेक्रोटिक मटेरियल जो डाइंग टिश्यू होती है उसकी भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक द पस। पस होती क्या है, दीज आर द डेड इन्फ्लेमेटरी सेल्स ल्यूकोसाइट्स, और उसके सराउंडिंग में जो डाइंग नेक्रोटिक टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। तो लिक्विफेक्टिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो है दिस इज गोइंग टू अकर इन द टिश्यूज जहाँ पे भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लिक्विफेक्टिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है, या फिर जहाँ पे अगर या ब्रेन में अगर हम देखें तो इस्कीमिया की वजह से जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं दे आर गोइंग टू लीड टू द रिलीज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज डेड सेल्स, ठीक है। यानी जो एरिया इस्कीमिया की वजह से डेड हो गया उस एरिया के जो सेल्स होंगे जो डिस्ट्रॉय होंगे अब खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट आउट कर लेते हैं बाय द रिलीज ऑफ दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, और वो एरिया जो है ब्रेन का वो लिक्विफाई हो जाता है। थर्ड टाइप जो हम नेक्रोसिस की बात कर रहे थे वो गैंग्रीनस नेक्रोसिस है। एक्चुअली ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस की ही टाइप है जिसमें जो टिश्यूज हैं दे आर गोइंग टू बिकम ब्लैक इन कलर, और उसका जो स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर है वो मेंटेन रहता है फॉर फ्यू डेज, ठीक है। लेकिन ये गैंग्रीनस जो वर्ड है मोस्टली हम क्लिनिकली यूज करते हैं उन टिश्यूज के लिए जो कि डेड होते हैं और वो ब्लैक अपीयरेंस के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स में लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से इस्कीमिया की वजह से जो फुट है या टो जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, तो हम अगर वो ब्लैक कलर की हो गई है लेकिन वो मम्मीफाई हो जाते हैं, जैसे उनका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू बी हैव अपीयरेंस ऑफ ब्लैक। लेटर ऑन अगर उसके ऊपर सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाए तो वो एरिया जो है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और दैट एरिया इज गोइंग टू हैव सम लिक्विडी अपीयरेंस, तो हम उसको कहते हैं कि जी वेट गैंग्रीन हो गया। और वी कैन से दिस थिंग कि अगर किसी ऑर्गन के अंदर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो गया एंड दैट is going to have necrosis in that area, so जो टाइप की necrosis होगी this is going to be have the wet gangrene appearance, यानी वो टिश्यू जो होगा वो wet appear होगा, ठीक है, और वहाँ पे जो डेथ हो जाएगी टिश्यू की this is actually resulted because of the ischemia, ठीक है। सिमिलरली जो आपके बेड सोर्स हैं वहाँ पे भी प्रेशर सोर्स में ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से डेड टिश्यू बनता है और लेटर ऑन सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे पस बन जाती है, ठीक है जी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो है उसमें इधर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा
कि देयर इज गोइंग टू बी नो सुपर एडेड इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा की वजह से कोई अगर वेसल कट ऑफ हो गई है और ब्लड फ्लो टू दैट एरिया जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो वो जो एरिया है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हैव अ ड्राई ब्लैक गैंग्रीन। ठीक है, इसी तरह से रेनॉल्ड्स डिजीज में आर्टीरियल स्पाज्म होता है, ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज एंड दैट एरिया इज गोइंग टू हैव सेल डेथ और वो भी ब्लैक अपीयर होगा। ठीक है, ये यू कैन सी इन दिस डायग्राम द ड्राई गैंग्रीन। इसमें क्या है कि टिश्यू मॉमिफाई हो गए, ब्लैक हो गए, बट द टेक्सचर और द आर्किटेक्चर इज स्टिल देयर। ठीक है, लेटर ऑन सुपर एडेड इन्फेक्शन की वजह से ये एरिया जो है वेट गैंग्रीन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी। थर्ड टाइप ऑफ गैस जो टाइप गैंग्रीन की है वो गैस गैंग्रीन है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस एक बैक्टीरिया उसकी वजह से होती है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द एरिया। ठीक है जी, गैंग्रीनस एरिया में, एंड दिस इज टिपिकली सीन इन द skeletal muscles as well as in the colon में, या अगर मसल्स में गैंग्रीन बनेगा तो दिस इज गोइंग टू बी टिपिकली गैस गैंग्रीन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो है दिस इज गोइंग टू बी योर, हिरा आपने क्या पूछना है? हिरा ताबीर पूछे। मैम आपने ड्राई गैंग्रीन की पिक्चर दिखाई है, उसमें एक फुट है मैम, वो तो किसी डेड बॉडी का फुट लग रहा है कि मतलब आफ्टर डेथ उसका हो तो ये मैम। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, कभी आपने उसमें गैंग्रीनस फुट देखा है कभी किसी डायबिटिक पेशेंट का? वैसे ही होता है मैम, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में मतलब उनकी ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं होती, बोन्स को नहीं मिलती, ब्लड में ही रह जाती है, तो ब्लड सप्लाई भी कट ऑफ हो जाता है उनकी बॉडी से, मतलब जैसे ये फुट पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट हो गया। हिरा, उसमें प्रोसेस ये इन्वॉल्व नहीं है। प्लीज आप लोग जनरल थिंकिंग जो होती है ना, एक ले मैन की जो थिंकिंग होती है, आप लोगों ने उसको मेडिकल टर्म्स में नहीं डालना। देयर इज अ रीजन बिहाइंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन मेडिकल टर्म्स। ठीक है, मैम इसमें गैंग्रीन क्यों होता है? गैंग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, पुअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से। जो आपका, जी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो मैम, आ रही है आपकी आवाज? मैम अच्छा उनका नेट प्रॉब्लम। अच्छा जी, आई एम गिविंग द आंसर कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है वो पुअर होता है। अलोंग विद दैट देयर इज गोइंग टू बी योर, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल होती है उसमें चेंजेस आते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपके जो लिपिड्स हैं देयर आर गोइंग टू बी, यू कैन से उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है इनटू द इंटिमा ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और वहाँ पे फोम सेल्स बन जाते हैं। फोम सेल्स क्या होते हैं? जो मैक्रोफेजेस ये एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फोम सेल्स बन जाते हैं। फिर वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होता है, एंड द ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं, दे आर गोइंग टू बिकम थिक, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल देयर। और वॉल थिकनेस की वजह से ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ल्यूमेन है वो नैरो होना शुरू हो जाती है। एंड फाइनली when the blood flow is going to be compromised, totally block हो जाएगा blood vessels की, you can say block होने की वजह से, so that area is going to have the ischemia। ठीक है, और जब ये ischemia severe हो जाएगा, total blood vessel block हो जाएगी, तो this is going to result in the, you can say, necrosis of that part of the body। ये typically कहाँ पे होता है? lower leg में, जहाँ पे peripheral blood vessels होती हैं, they are going to have atherosclerosis, और उनकी narrowing हो जाती है, blood flow compromise हो जाता है, and that tissue और mostly जो toes होती हैं, foot जो होता है, it is going to have the ischemic necrosis। ठीक है, अब पेशेंट का फुट जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया, या टो एक ब्लैक होना शुरू हो गई है, बट पेशेंट डजंट रियलाइज इनिशियली, इसलिए कि साथ साथ क्या होती है, न्यूरोपैथी भी हो रही होती है, यानी जो नर्व्स होती हैं उनका एक्शन भी लॉस हो जाता है। पेशेंट डज नॉट फील कि उसके फुट में ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी उसको ट्रॉमा भी होता है तो उसको पेन फील नहीं होती है। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से लेटर ऑन फुट ब्लैक होना शुरू हो गया वो एरिया, और फिर वो एक्सटेंड करता जाता है गैंग्रीन। ठीक है,
पेशेंट इनिशियली उसको फील भी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द न्यूरोपैथी व्हिच हैज अकर्ड इन द पेरिफेरल नर्व्स आल्सो। आप समझ आइए आपको मेरा? यस मैम। सो एक ले मैन की तरह आप लोगों ने बात नहीं करनी कि जी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, वो बोन्स में नहीं गया। दिस इज नॉट एट ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन हिरा मैंने अभी बताई है। समझ आई है आपको? यस मैम। ठीक है, चलें जी, अभी हमने गैंग्रीन कर लिया है। नेक्स्ट व्हाट द टाइप ऑफ नेक्रोसिस व्हिच वी आर डूइंग इज द केजियस नेक्रोसिस। अब केजियस नेक्रोसिस जो होती है ये भी कोआगुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस है और ये स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलस पेशेंट्स में हमें नजर आती है, जिसमें जो डाइंग टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, और सेंटर में जो नेक्रोटिक टिश्यू यानी जो डाइंग डेड टिश्यू होता है वो चीजी वाइट अपीयरेंस का नजर आता है इन द granuloma of the tuberculous infection। ठीक है, so because of this cheesy white appearance की वजह से we have given this type name to this type of necrosis as a caseous necrosis। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ कि caseous necrosis क्या है। Caseous necrosis is a specific type of necrosis in which the architecture of the tissue is actually going to be maintained। ठीक है, but it has got a cheesy appearance, that's why we are going to call it as a caseous necrosis। एक मिनट में ये स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, केजियस नेक्रोसिस है, दिस इज एक्चुअली द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन विच देयर इज गोइंग टू बी यू कैन से कि चीजी वाइट एरियाज नजर आते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं केजियस नेक्रोसिस। अब ये केजियस नेक्रोसिस जो है ये टिपिकली हमें कौन सी डिजीज में नजर आती है? ट्यूबरकुलोसिस में। और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में जो यू कैन से स्पेसिफाइड पैथोलॉजिकल अंडर माइक्रोस्कोप जो हमें स्पेसिफाइड पैथोलॉजी नजर आती है वो हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, उसको हम ग्रैनुलोमा बोलते हैं। ठीक है, उस ग्रैनुलोमा के सेंटर के अंदर देयर इज गोइंग टू बी चीजी वाइट एरियाज। ठीक है, जो केजियस मटेरियल होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव टिश्यू की वजह से प्रोड्यूस होता है। सो जो टिश्यू होती है उसके अंदर चीजी वाइट एरियाज हमें मॉर्फोलॉजिकली नजर आते हैं ग्रॉस अपीयरेंस पे। So that's why we have given the name to this sort of necrosis as a caseous necrosis। ठीक है, और ये coagulative necrosis की ही टाइप है जिसमें टिश्यू आर्किटेक्चर जो होता है this is going to be preserved। ठीक है, तो you can see over here कि caseous necrosis है लंग के अंदर, आपको वाइट चीजी वाइट एरियाज नजर आ रहे हैं चीज की तरह के। ठीक है, तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो टिश्यू है दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और वो केजियस लाइक मटेरियल में वाइट यानी वो चीजी मटेरियल के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है, और ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है जिसमें इनिशियली टिश्यू टेक्सचर जो होता है वो प्रिजर्व हो रहता है और लेटर ऑन इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द चीजी वाइट मटेरियल। ठीक है, ये नेक्स्ट डायग्राम में ये लिम्फ नोड का कट सेक्शन है जिसके सेंटर में आपको चीजी वाइट एरिया नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर दोज एरियाज यहाँ पे टिश्यू जो है दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ बाय द डिजीज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड दिस इज गोइंग टू अपीयर चीजी वाइट अंडर द यू कैन सी अंडर ग्रॉस अपीयरेंस हमें ऐसे नजर आता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप भी वो सेंटर में डेड नेक्रोटिक टिश्यू जो होता है वो बिल्कुल होमोजेनस मास की तरह नजर आता है। ठीक है, तो जब हम ट्यूबरकुलोसिस को स्टडी करेंगे देन वी आर गोइंग टू डू दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो है दिस इज कॉल्ड एज फैट नेक्रोसिस। अब जो फैट नेक्रोसिस होती है दिस इज गोइंग टू रिजल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैट सेल्स। फैट की डिस्ट्रक्शन की वजह से जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है दिस इज कॉल्ड एज अ फैट नेक्रोसिस एंड दिस इज गोइंग टू अकर इन दोज एरियाज ऑफ द बॉडी जहाँ पे फैट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज में या
ब्रेस्ट टिश्यू में जहाँ पे फैट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है तो जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होगी वहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द फैट नेक्रोसिस एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम लाइपेजेस एंजाइम। लाइपेजेस एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और वो एरिया जो होता है दिस इज गोइंग टू अपीयर चॉकी वाइट इन कलर, क्योंकि जो फैट की डिस्ट्रक्शन की वजह से जो यू कैन से फैट के सब या फैटी एसिड्स वहाँ पे जो रिलीज होते हैं लेटर ऑन दे आर गोइंग टू बाइंड विद द कैल्शियम सॉल्ट्स एंड दैट एरिया इज गोइंग टू अपीयर वाइट। ठीक है, चॉकी वाइट एरियाज नजर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये पैंक्रियाज में यू कैन सी ओवर हियर ये छोटे छोटे वाइट कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फैट नेक्रोसिस। लाइपेजेस एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि फैट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर जो डिग्रेडेटिव एक्शन की वजह से बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं लेटर ऑन दे आर गोइंग टू बाइंड विद द कैल्शियम सॉल्ट्स एंड दे आर गोइंग टू गिव द चॉकी वाइट अपीयरेंस इन दैट एरिया। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड एज अ फैट नेक्रोसिस। ठीक है, और ये उन ऑर्गन्स में होती है जहाँ पे फैट के कंटेंट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस है दिस इज कॉल्ड एज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है ना, इसका नेम आपने याद रखना है फिब्रिन की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें फिब्रिन आपको पता है ना, फिब्रिनोजन जो है वो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है। फिब्रिनोजन दिस इज अ प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। सो फिब्रिनोजन जो है व्हेन इट इज गोइंग टू बी यू कैन से एक्टिवेट हो जाती है इनटू द फॉर्म ऑफ फिब्रिन। ठीक है, तो फिर हम उसको फिब्रिन बोलते हैं। और इस टाइप ऑफ नेक्रोसिस में क्या होता है कि इम्यून रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से, ये उन डिजीजेस में होती हैं जिसमें इम्यून रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, so immune reactions की वजह से when there is going to be formation of antigen antibody complexes, so वो antigen antibody complex क्या करते हैं कि वो आर्टरीज की वॉल से आर्टरीज की वॉल में भी डिपॉजिट हो सकते हैं और वहां से लीक आउट होकर दूसरी टिश्यूज में जाके भी डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू टेक along with them the fibrin। ठीक है, तो फिब्रिन भी उनके साथ जाके डिपॉजिट हो जाती है। So this type of specified necrosis which is caused by immune reactions, यानी इम्यून रिएक्शन की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टार्ट्स अ डिस्ट्रक्शन in the area where this immune complex is going to be deposited. It can be either blood vessel wall or other parts of the body. और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं तो वो अपने साथ फिब्रिन को भी डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है जी, सो दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज गोइंग टू बी सीन इन दोज डिजीजेस जहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से। सो दिस इज गोइंग टू बी सीन इन द डिजीज लाइक इम्यूनोलॉजिकल सेल इंजरी। फॉर एग्जाम्पल उन डिजीजेस में जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल सेल इंजरी होती है, फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती हैं, ठीक है, उसमें फिब्रिनॉइड टाइप ऑफ नेक्रोसिस हमें नजर आएगी। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स में जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है दिस इज गोइंग टू बी योर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसकी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है इट इज सीन इन दोज डिजीजेस where there is going to be immune complex formation, for example autoimmune diseases होती हैं। ठीक है, या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में जब वॉल वेसल वॉल का डैमेज होता है तो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस की वजह से हो सकता है। सिमिलरली पेप्टिक अल्सर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस हमें स्टमक की वॉल में नजर आती है अंडर माइक्रोस्कोप, दिस इज गोइंग टू बी योर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, मैम। अभी ma'am. तक जो हमने टाइप ऑफ नेक्रोसिस की है वो क्या क्या टाइप्स थी? Gangrenous, coagulative necrosis, What are Coagulative, coagulative? Yes. कोगुलेटिव fat gaseous, necrosis or fibrinosis fat necrosis, Yes. liquefactive necrosis, Gaseous necrosis fat necrosis, and the fibrinoid necrosis. ठीक है, so these are the different types of necrosis. लेकिन इन सब में होता क्या, cell actually has got a cell death. ठीक है, because of some of the injurious stimulus. ठीक है, so what do you think कि treatment क्या होगी necrosis की? और in the other term we should say कि अगर मैम अगर gangrene लेग है, में हुई है
मैम जैसे अगर लेग में होती है नेक्रोसिस तो हम उनकी लेग काट देते हैं, मतलब हाँ जी। ताकि वो एक्सपेंड ना करे। तो इसको जैसे मेडिकल डायबिटिक टर्म्स के में हम बोलते हैं जी, इसको हम मैम मेडिकल टर्म में बोलते हैं डिब्राइडमेंट। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, और अगर हमने सपोज लेग या टो रिमूव कर दिए तो उसे हम बोलते हैं एम्पुटेशन ऑफ द टो या एम्पुटेशन ऑफ द फुट और द एम्पुटेशन ऑफ द लेग। ठीक है, तो अब हम इसको मेडिकल टर्म्स में कैसे बोलेंगे, डिब्राइडमेंट ऑफ द डेड और द नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, ये सर्जिकल टर्म है जिसे हम यूज करते हैं जब हम नेक्रोटिक टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करते हैं, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट कि हमने उसकी नेक्रोटिक जो टिश्यू है उसकी डिब्राइडमेंट की है। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम आपने नेक्रोसिस की 5 टाइप्स बताई हैं, तो मैम हम्म। गैंग्रीनस नेक्रोसिस को मिला के 6 टाइप्स बनती हैं, तो हम 5 मतलब करें कि उसको डाल के ही हम गैंग्रीनस नेक्रोसिस को डाल के ही काउंट कर रहे हैं। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी है मैम। अच्छा चलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो गैंग्रीनस नेक्रोसिस है बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कि क्लिनिकली वो एरिया जो होता है दैट इज गोइंग टू अपीयर एज अ ब्लैक। ठीक है, यस so don't concentrate on the count but you have to mean to say memorize कि हर एक distinct type क्या है। ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब मीन टू से आप काउंट पे फोकस ना करो, बस यू हैव टू रिमेम्बर कि काउंट भी नहीं मैम, गैंग्रीनस ने वो अगर हाँ, एमसीक्यू पैटर्न के व्यू से पूछा था, अगर नहीं आ एमसीक्यू जाता है में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके मैम। अच्छा चलो जी, अभी हम बात कर रहे थे कि नेक्रोसिस या जो स्पेसिफिकली जो गैंग्रीनस नेक्रोसिस है उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं कि हम डिब्राइडमेंट कर दें उस टिश्यू का। ठीक है, यानी रिमूव कर दें उस डेड डाइंग टिश्यू को, क्योंकि जब तक वो डेड डाइंग टिश्यू रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या कर वहाँ पे सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया आएंगे उस एरिया में, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन शुरू होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो आपके ल्यूकोसाइट्स आएंगे वो आपके डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे, सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यू है वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग ही रहेगा, फर्दर नॉर्मल टिश्यूज भी उसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू कॉज द डैमेज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू रिमूव दिस डेड नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। Along with that, we have to give the antibiotics to the patient ताकि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो that should be treated। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को हम मिनिमाइज कर सकें, ताकि फर्दर डिस्ट्रक्शन जो नॉर्मल टिश्यूज की हो रही है वो कम से कम हो। ठीक है, और हमने वो एरिया जहाँ पे नेक्रोसिस की वजह से जो है वूंड जो है वो डेड डाइंग टिश्यू बन रहा है, उस एरिया को हमने क्लीन रखना है ताकि मैक्सिमम जो सुपर एडेड इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं बैक्टीरिया की वजह से वो कम से कम हो और वहाँ पे लेस चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोसिस इज। ठीक है, आपको आज के लेक्चर की समझ आई है जनाब सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। नो मैम। अच्छा, आप इकरा, मैंने आपको आई हैव सेंड इन द ईमेल ऑल द 3 लेक्चर्स टू यू। यस मैम, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। सबको मिल गया लेक्चर? यस